सो हाय एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो एचटेट 2026 के रिगार्ड होने वाली है। हमारा एचटेट 2025 का रिज़ल्ट आया ही था अभी 2-3 दिन पहले। आप सभी को पता है कैसा क्या रिज़ल्ट रहा है। एंड टाइम से अपना बायोमेट्रिक करवा लेना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम ऑलरेडी एक लाइव सेशन में बात कर चुके हैं, तो बार बार उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो एचटेट 2026 का जो एक इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नवंबर 2026 को 20 और 21 तारीख को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आई है, बट येस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है। तो एक जो पेपर की कटिंग है वो मैं उसमें डाल दूँगी, पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ पर आप जाके चेक कर लेना और आप लोगों को पता चल भी गया होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं एचटेट की, उनको बेसिक से लेके सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ बताई जाएंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, यानी कि उनका कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम रह जाता है या फिर उन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की होती है, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दिया होता है। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस होगी कि आप लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, एंड पेपर का पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है। मैं माइक को सेट कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है। 2011 से ये एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो चुका था और 2011 से लेके 2024 तक जो है ये साल में एक बार एग्ज़ाम हो जाता था। बट 2024 में क्या हुआ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको पता होगा, ये पेपर डिले होता होता 2025 में जुलाई में हुआ, ठीक है। 2025 में जुलाई में जाकर के एग्ज़ाम हुआ और फिर जो 2025 का एग्ज़ाम था वो 2026 की जुलाई में आकर के हुआ। तो ये 2 साल का जो पैटर्न है ये थोड़ा गड़बड़ा गया, होने चाहिए थी अपने ही ईयर में, बट ये बस किसी कारणवश ये डिले होता चला गया। और 2026 में अब जो हमारा 2026 का एग्ज़ाम होना है, नवंबर में जो है इसके एग्ज़ाम होना होता है, ठीक है। तो 2026 का जो है नवंबर में, कौन कह रहे हैं ऐसा, चेयरमैन कह रहे हैं कि हम नवंबर में इसका एग्ज़ाम करवा देंगे 20 और 21 तारीख को, ठीक है। ये उनका कहना है, होना चाहिए, क्योंकि जो शेड्यूल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग साल में एक बार स्टेट देना होता है और वो जो नवंबर में एग्ज़ाम होना होता है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो अगर नवंबर में ना होकर के आपका मैक्सिमम दिसंबर में जा सकता है, अगर, क्योंकि देखो चेयरमैन ने कहा कि हम रिज़ल्ट 2025 का निकाल देंगे जुलाई एंड तक, ठीक है। वो थोड़ा सा लेट हो के, मतलब 6 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया, 4-5 दिन की कोई वो नहीं है, 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, ठीक है। तो उन्होंने टाइम से रिजल्ट निकाल दिया और उन्होंने फॉर्म भी रीओपन ही किए थे 2025 वाले एग्ज़ाम के। उन्होंने कहा था कि हम 2026 का एग्ज़ाम टाइम से लेंगे, इसलिए अब हम 2025 के फॉर्म रीओपन नहीं करेंगे। तो एक ये भी सबसे बड़ा साइन है कि भाई वो एग्ज़ाम जल्दी कराएंगे। और बार बार उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में, जब भी मीडिया उनसे इंटरेक्शन करने गई है, जब भी स्टूडेंट्स गए हैं, उन्होंने हर बार ये कहा कि हम 2026 का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कराएंगे। तो जैसे ही 2025 का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट उन्होंने निकाला, उससे जस्ट अगले दिन फिर उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है सर्कुलेट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक बार 2025 वाला प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। 21 और 22 नवंबर को, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पर जो है 21 और 22 नवंबर को यहाँ प्रस्तावित है कि भाई हम एग्ज़ाम जो है हमने उसकी तैयारियाँ कर ली है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ओके, सो तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं और एस्टेट एग्ज़ाम जो है वो कौन लोग दे सकते हैं और किस लिए ये एग्ज़ाम होता है ये समझते हैं। तो जो लोग भी हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है, राइट। ओके, सो एचटेट जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। क्वालिफाइंग मतलब कि इसमें आपको मान लो 150 नंबर का पेपर है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट लगेगी और आपको मैक्सिमम मतलब कि 142-45 नंबर लाने पड़ेंगे तो आपका होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है, उसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी कि जनरल कैटेगरी को जो है 90 मार्क्स लेके आने होते हैं आउट ऑफ 150। और जो एससी और एसटी हैं, जो हरियाणा के एससी और एसटी है, सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर 82 मार्क्स लाने होते हैं, यानी 55% यहाँ स्कोर करना होता है। इसके अलावा जो भी ओबीसी है, बीसीए बीसीबी हैं, ठीक है, और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको भी यहाँ पर 90 मार्क्स ही स्कोर करना होता है, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जनरल कैटेगरी तो हो ही गई,
तो बाकी सभी को जो है यहाँ पर 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को भी 90 मार्क्स स्कोर, मिनिमम 90 नंबर तो लाने पड़ेंगे, तब आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। और इससे मैक्सिमम आप 150 तक कितने भी नंबर स्कोर कर सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर होता है 3 लेवल में पेपर होता है। सबसे पहला लेवल होता है PRT, जिसको हम प्राइमरी के लिए जो टीचर लगते हैं ना, जो क्लास 1 से लेके 5 तक पढ़ाते हैं, वो होता है लेवल 1, उसको लेवल 1 कहते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका DLED या फिर JBT ये होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर फाइनल ईयर कैंडिडेट है, या JBT के फाइनल ईयर में हो या DLED के फाइनल ईयर में हो, मान लो कि आपने एग्जाम नहीं दिया अभी बट आप फाइनल ईयर में हो और फॉर्म निकल आए हैं, तो आप अभी फॉर्म भर दो, पेपर दो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम अपना दे सकते हैं। वहीं लेवल 2 जो होता है वो TGT के लिए होता है, यानी कि जो हमारे 6th से लेकर के 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन प्लस में बीएड में भी आप फाइनल ईयर में अगर हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सेम PGT में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, बीएड के भी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। PGT जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, जो कि 9 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल। अब आप देख लेना आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है और कौन से आपके पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एज की बात करें तो हमारी जो है एज 42 ईयर तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई एज लिमिटेड क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, बट यस जब आप मेंस में बैठते हो तब वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 42 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। और जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए रिलैक्स्ड होता है 5 ईयर्स तक का, आपको पता ही होगा इतना। तो बस उनको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, और बाकी 42 ईयर्स की जो एज है वो यहाँ पर होती है। आया इतना समझ? ओके, अब चलते हैं। अच्छा, जब आपका ये HTET क्वालिफाई हो जाता है, मान लो आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, अब आगे क्या? अब आगे ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू जब भी हरियाणा में वैकेंसी आएंगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आप तब उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ये रोल होता है HTET एग्ज़ाम का, यानी कि जब वैकेंसीज आएंगी तब वही स्टूडेंट्स अपने उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे जिन्होंने HTET क्वालिफाई किया हुआ होगा, ठीक है। ओके, यस। और आजकल तो भाई प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी HTET मांगने लग गए, सीटेट मांगने लग गए कि आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। तो गवर्नमेंट नहीं मिलता है तब तक अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट्स आजकल ये मांगने लग गए हैं, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। ओके, सो एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहली बात 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। और टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, कुल अंक आपके 150 हो गए, नो नेगेटिव मार्किंग। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मैंने बताया 90 नंबर आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और 60% इसको कह सकते हैं हम, आउट ऑफ 150 का 60% 90 होता है, ठीक है। ओके, सो पेपर में क्या होता है, आपके 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन आपका होता है कॉमन सेक्शन, जिसको हम कहते हैं। कॉमन सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चाहे PRT के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप TGT के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप PGT के एग्ज़ाम में बैठो, ये 90 नंबर का जो कंटेंट होगा ये इन तीनों पेपर में सेम सब्जेक्ट्स आपके सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आपका सेम होगा, इसलिए ये इसको कॉमन सेक्शन बोला जाता है, यानी तीनों में आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर ये होता है आपका 90 मार्क्स का। और फिर आपका आता है एक सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि मान लो आप TGT के टीचर बनने जा रहे हो, आपका सब्जेक्ट है साइंस, आपका सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, तो 60 नंबर का वो कंटेंट आएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही PGT के लिए आपका सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स है, आपका साइकोलॉजी है, आपका म्यूजिक है, जो भी है, ठीक है, वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। और 90 मार्क्स का सभी का कॉमन सेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं, यस, यहाँ पर जो आपके 90 मार्क्स का जो सेक्शन है, जो आपके 90 नंबर होते हैं, कॉमन होते हैं सभी के लिए, क्योंकि ये सभी को पढ़ना पड़ेगा, सेम पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो आप खुद से अपना पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ 90 नंबर का जो होता है कंटेंट, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला सब्जेक्ट होता है CDP, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपका 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपकी BEd में भी आप JBT जो भी किया है इसमें सभी में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में ही मज़ा आता है, और स्कोरिंग है, मतलब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। 30 में से आप 29 28 आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, सो इसकी मैंने क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट की हुई हैं, तो जो लोग पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो आप लोग जो हैं क्लासेस देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो डेली एक क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है सीडीपी की। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है, जिसमें हमारे इंग्लिश और हिंदी आती है। 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। इसमें भी क्या होता है कि हिंदी की ग्रामर के साथ साथ आपकी हिंदी में भी पैडागोजी का सिलेबस गिवन है, इंग्लिश में भी ग्रामर के साथ साथ पैडागोजी का सिलेबस गिवन है। यानी कि अगर उन्हें अच्छा खासा पेपर बनाना होगा तो ग्रामर भी दे देंगे 15 नंबर के अंदर और पैडागोजी भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं 2024 के पेपर की बात करूँ तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ पैडागोजी दे दी थी। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ग्रामर प्लस पैडागोजी भी दे सकते हैं, सिर्फ पैडागोजी भी दे सकते हैं और सिर्फ ग्रामर भी दे सकते हैं। ये जो है पेपर सेट करने वालों का मन होता है कि भाई उन्हें क्या देना है। ठीक है, तो ये सिलेबस में आपकी चीज़ें गिवन है। फिर आता है आपका क्वांट एप्टीट्यूड, जिसको हम बेसिक मैथ्स बोलते हैं, वो आपका 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो भी 10 नंबर की आती है, यानी कि जो रीजनिंग होती है हमारी। और हरियाणा जीके यहाँ पर आता है जो कि 10 नंबर का होता है। टोटल ये हो गया हमारा 90 नंबर का कंटेंट। ठीक है, तो ये 90 नंबर की मैं आपको तैयारी करवाऊंगी यहाँ यूट्यूब पर। रेगुलर क्लासेस होंगी। पिछली बार हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर, आई गेस 12 से 13 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन मान के चल रही हूँ। ठीक है, 15 दिन के अंदर हमने लास्ट जो है 15 दिन में हमने मैराथन क्लास करी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब यहाँ पर कवर किए थे। एंड ट्रस्ट मी, वहीं से बच्चों ने पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि हमारा क्वालिफाई हो गया, हमारा क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो लास्ट में तो आपको कंटेंट मैराथन्स के फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, बट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिटेल में इस सभी सब्जेक्ट्स को कर लो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये सारी मेमोरी में आपके फिट रहें और जो भी एग्ज़ाम आए, जिस जहाँ जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पूछा जाए आप आराम से कर सको। ठीक है, जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे चाइल्ड पैडागोजी तो आती ही आती है। जैसे केवीएस एनवीएस में इस बार नहीं आई, उन्होंने पेपर से हटा दिया। बट आप केवीएस एनवीएस के पेपर में बैठेंगे तो उसके लिए आपको सीटेट देना होता है ना, टीजीटी लेवल पे और पीआरटी लेवल पे आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट में भी आपका पैडागोजी आता है। तो टीचिंग एग्जाम में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ चाइल्ड पैडागोजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर ये 90 नंबर की चीज़ें हो गई। फिर पीआरटी में जो हमारा 60 नंबर का, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है, उसमें 30 नंबर का मैथ्स आता है और 30 नंबर की ईवीएस आती है। ठीक है, टोटल 60 नंबर यहाँ पर हो गए। और इसमें क्या होता है, पैडागोजी भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में पैडागोजी इंक्लूड करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी का मैंने बता दिया, लेवल 2 और लेवल 3 में जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएसटी, टीजीटी के लिए हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं भैया आप अपना देख लेना। और इसके साथ साथ पीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट देख लेना, वो 60 नंबर का यहाँ पर आता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ओके, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं बताती हूँ आपको, एक चीज़ मैं बताती हूँ। ओके, सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है, मैं भूल गई। सो यस, मैंने अपना एचटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तीनों ही एग्जाम मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि जो आपका 90 मार्क्स का ये कॉमन सेक्शन होता है ना, आपका सिलेक्शन दिलवाने में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट का सोचो, 30 नंबर में से अगर आप 28-29 नंबर ले आते हैं तो आपका 90 में से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की रेस रह गई। ठीक है, 60 नंबर की रेस रह गई है, वो जो आपको कवर करनी है। रीजनिंग बहुत इजी आती है, मतलब कि इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगी। जिसने पहले से पढ़ी हुई होगी, तैयारी की हुई होगी, वो लोग बहुत आराम से ये रीजनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश, कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। कुछ लोगों की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो हिंदी आराम से कर पाते हैं। और जो लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किए होते हैं, उनका बेसिक मैथ्स तो यहाँ पर होता ही होता है। बचता हरियाणा जी के है, तो जो लोग हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करें तो हरियाणा जी के वैसे ही पढ़ रहे होते हैं। तो कुल मिला के जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस है वो कर लो, एक बार कर लो अच्छे से। फिर चाहे इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आए, जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आप आराम से सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि मैं अगर चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आएगी, पीआरटी की जो भर्ती आएगी, उसकी बात करूँ तो उसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से ये सब्जेक्ट है, इसके टॉपिक्स हैं कुछ, एक आधे टॉपिक्स और अलग से होंगे जो हमें करने होंगे। तो वो सीडीपी वाला सेक्शन वहाँ भी आता है, वहाँ भी इंग्लिश और हिंदी आती है, वहाँ भी आपका बेसिक मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा जी के पूछ लेते हैं क्योंकि भाई स्पेसिफिक हरियाणा का एग्जाम है, वहाँ पर इंडिया जी के पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे कॉमन हैं, आप टीचिंग एग्जाम में किसी में भी बैठ जाओ, वहाँ पूछे ही पूछे जाएंगे। तो एक बार तसल्ली से टाइम दे करके अपना है जो है तैयार कर लो, कोई इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और बाकी जो अपना सब्जेक्ट है वो तो तैयार करना ही है, क्योंकि जब आपका मेंस होगा यानी जब आपकी वैकेंसीज आएंगी तब आपका एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का होता है, जिसको स्क्रीनिंग एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। मेंस ना बोल करके, मेंस इसलिए बोला मैंने ताकि आपको समझ आ जाए, इसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पर भी सीडीपी आती है, इंग्लिश हिंदी आती है, हरियाणा जीके आती है। और मैंने वीडियो स्पेसिफिक बनाया हुआ है कि टीजीटी का और पीजीटी का मैंने जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या कुछ सिलेबस रहता है और क्या पैटर्न रहता है। तो जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया है तो वो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और जो लोग स्पेसिफिक हरियाणा में ही अपना टीचिंग का करियर देखना चाहते हैं तो आपको भी एक रोड मैप मिल जाएगा कि भाई आगे क्या प्रोसेस होता है, तो वीडियोस ज़रूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लेना, ठीक है। ओके। सो ये सारा हो गया, हमारा सिलेबस हो गए, सब्जेक्ट हो गए। सब सिलेबस जो है हरियाणा का जो टीचिंग का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, एचबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपका स्पेसिफिकली जो एचटेट का सिलेबस है वो गिवन है, तो आप सिलेबस जरूर देखना। बाकी मैंने उसके रिगार्ड भी वीडियोस बनाई हुई हैं, एक और वीडियो बना दूंगी, जो अभी नए स्टूडेंट्स जो भी जुड़े होंगे वो वहाँ पर आराम से देख सकते हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। ओके, यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करें कि यहाँ पर हम कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखो भाई, 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले। 4 तरह के कौन कौन? सबसे पहले वो होते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे, ठीक है। अभी रीओपन नहीं हुए तो उस वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर इस बार बीएड में सेकंड ईयर में हुए होंगे, ठीक है। या फिर जिन्होंने अब मन बनाया होगा कि भाई अब हम एचटेट की तैयारी करेंगे, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं, जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो इन स्टूडेंट्स को मैं स्पेसिफिक कहूँगी कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। सिस्टमेटिक तरीका यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ो अच्छे से, मैंने आपको बताया कॉमन सेक्शन है उसको अच्छे से करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करो, ठीक है। तो आप एक बार जब अच्छे से सारी चीज़ों को कर लोगे तो आप जब नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको बस रिविजन करना होगा स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प होगी। ओके। तो यहाँ पर जो है आप चाहे तो कोई कोर्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ज्वाइन अपना कोई भी कोर्स, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाऊंगी, अगर आप यहाँ मेरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियोस होंगे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट 90 मार्क्स का मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ जो है मेन बात ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना अपना, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो 50-50 वाले होते हैं कि भाई हमने कुछ तो पढ़ा है और कुछ हमारा बाकी है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भाई अपना जो वीक एरिया है, ठीक है, जैसे कि मान लो उन्होंने पिछली बार जैसे कि उन्होंने हिंदी छोड़ दी, हिंदी 15 नंबर की होती है, ठीक है। उन्होंने मान लो कि हरियाणा जीके छोड़ दिया, तो इस बार जो सब्जेक्ट छोड़े हैं ना उनको भी पढ़ो। मान लो हिंदी 15 नंबर की है, 15 में से अगर आप 7-8 नंबर भी ले आते हो तो ये बहुत मतलब आपके सिलेक्शन को आपके हाथ में लाने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे आपके जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए थे उन पर ध्यान देना है। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लो, ताकि लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन करें तो आपको उसमें हेल्प मिले, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम पर मैं आपको जो है क्विक रिवीजन नोट्स तो दूंगी ही दूंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम दिए थे टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उन सभी को पता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आते हैं जो 88-89 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं भाई, जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या? तो मतलब कि अगर उनके 88-89 मार्क्स आ रहे हैं मतलब उन्होंने पढ़ाई तो की है, अब कमी कहाँ रह गई? उन्होंने शायद प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज नहीं किया कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम ज़्यादा होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये चीज़ जब समझ आ जाती है तो एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस बार क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस लगा के देखनी है, PYQ को ऑब्जर्व करना है, उनकी प्रैक्टिस लगा लगा कर के देखनी है, ठीक है। बस इतनी ही मिस्टेक होती है, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है, देखो, क्योंकि 88-89 मार्क्स ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए मेहनत लगती है, राइट। फिर आते हैं ऐसे जो टीचर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको जो जो टीचर्स हैं उनको एचटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया, पहले जो भी डायरेक्ट लगे थे, पहले से जो सर्विस में हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरिट बेस पे जो लगे थे तो उनका कहा है कि भाई आपको भी एचटेट क्वालिफाई करना है। तो भाई यहाँ पर जो है आपको टाइम निकाल के अपना सब्जेक्ट तो आपका तैयार होगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट में आपको इतना जोर नहीं आएगा,
बाकी जो कॉमन सेक्शन है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, राइट। 90 नंबर ही तो लाने होते हैं, तो आपका सब्जेक्ट में भी अगर आप 40-45 नंबर आराम से ले आते हैं तो बस आपको 40-45 नंबर ही कॉमन सेक्शन में लाने होंगे, तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी की वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नोट्स लेके भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में होते हैं तो शायद इतना टाइम ना भी हो उनके पास, क्योंकि फैमिली हो जाती है, बच्चे होते हैं, एज काफ़ी हो जाती है, तो उस वजह से टाइम नहीं होता किसी के लेक्चर्स लेने का। तो आप जो है नोट्स ले करके अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गए अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग किस तरह से उन्हें अपनी प्रिपरेशन को टाइम देना होगा। अब एक और चीज़ आती है, ठीक है, एक और चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने को बताया जा रहा है। मान लो नवंबर में ना हो करके भी दिसंबर तक चला गया, बट हम मान के चलेंगे नवंबर ही, क्योंकि 20-21 इन्होंने बोला है। लास्ट तो हम तब एक्सटेंड करते हैं भाई जब हमारा जो डेट पास आ जाती है और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तब हम मान के चलते हैं भाई आगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। अभी हम मान के चलते हैं कि नवंबर के 3rd वीक तक, ठीक है, नवंबर के 3rd वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कितना टाइम बचता है? हमारे पास टाइम बचता है, अभी अगस्त हमारा चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो मान के चलो आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। 1 महीना मैंने क्यों घटा दिया? क्योंकि बीच बीच में आपका अक्टूबर में और नवंबर के स्टार्टिंग में, मतलब जब आपकी दिवाली आती है, इतने सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। दिवाली के आसपास दशहरा और ये बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो हम सब उसमें कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि भाई सब फैमिली में रहते हैं, साथ रहते हैं, तो भाई हो ही जाता है। और उस टाइम पर जब फेस्टिवल टाइम आता है तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी पढ़ाई पर तो इफ़ेक्ट आता ही आता है ना? और फिर जो है 11वां जो महीना होता है नवंबर में, फिर शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? शादियों का पीक टाइम चल रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे भाई जिनकी शादियाँ हो जाएँगी नवंबर में। तो आप लोग क्यों रिस्क ले रहे हो? आप अभी से तैयारी करो अपनी। अभी आपने 2 महीने अगर अच्छे से बैठ के सिलेबस कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो आपको लास्ट में सिर्फ रिवीज़न करना होगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे या जिनको अपना रिवीजन करना है कि भाई हमारा रह गया था और जिनका सिलेबस बचा हुआ है, वो अभी कर लो अपना 2 महीने में, क्योंकि ये टाइम ऐसा है अभी, ये टाइम ऐसा है कि अभी आपके पास फ्री टाइम थोड़ा-सा होगा, ठीक है? बाद में जो है जब फेस्टिवल और ओकेज़न ये सब स्टार्ट हो जाएँगे, शादियाँ-वादियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है? तो अभी से तैयारी शुरू कर दो और 3 महीने ही मान के चलो, बीच में हमें कहीं जाना भी पड़ सकता है, कोई और कंडीशन भी हो जाए, कोई और सिचुएशन भी हो जाए, है ना? तो ये मान के चलो आप, ये जेन्युइन है। 4 महीने की बजाय 3 महीने ही मान के चलो एक्चुअल पढ़ाई की, और 3 महीने में से भी सच बताऊँ आप पढ़ोगे एक्चुअल 1.5 महीना ही, ठीक है? एक्चुअल जो पढ़ाई होगी वो आपकी 1.5 महीने की ही होगी। ठीक है? तो आप अब देख लो अपने हिसाब से, आपकी कैपेसिटी देख लो, आपकी टाइमिंग देख लो, अपने स्केड्यूल्स देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी हमारा तो काम है क्लासेस लेना, हम तो क्लासेस लेंगे ही। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर जो है एक सक्सेस रोड मैप क्या होगा भाई? सक्सेस रोड मैप यही होगा, सबसे पहले क्लैरिटी आपको होनी चाहिए किस चीज़ की? एग्ज़ाम की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है, और आप किस हद तक इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जब आप सीरियस हो जाएंगे तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सब चीज़ें कवर करने लग जाएंगे आराम से, ठीक है? सब चीज़ों को यहाँ कंसेप्ट आपने क्लियर करने स्टार्ट कर देंगे, हर सब्जेक्ट को आपको कवर करते हुए चलना है। चैप्टर वाइज जो आपको प्रैक्टिस लगा के देखनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर करने हैं। एटलीस्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर जो है हमारे कंसेप्ट्स भी रिपीट होते हैं और हमारे जो है क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, इसलिए हमें PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हमारा रहेगा। और इसके अलावा जो है कोई और पॉइंट रह गया हो तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट करके, हालांकि मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस रहेगा, आपका पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और कैसे आपको एक्चुअल में कैसे तैयारी करनी होती है, मतलब पढ़ने का भी कुछ लोगों को तरीका ही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना कैसे होता है, तो वो सब मैं वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर के आती रहूँगी। आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, आपको स्ट्रेटजी भी मिलती रहेगी कि हमें एक्चुअल में कैसे पढ़ाई करनी होती है। ऑलराइट, सो इसमें यही इन्फॉर्मेशंस मुझे देनी थी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, और हमें कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है।
तो देख लो नवंबर में एग्ज़ाम बताया जा रहा है, एक्चुअल में आप 1.5 से 2 महीने ही मैक्सिमम तैयारी करेंगे, बाकी इधर-उधर टाइम वाइम सब चला ही जाता है, ठीक है? सो यही था हमारी आज की इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें एंड क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्लासेस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अगली क्लासेस में और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।